प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट यूजिंग क्रोमाइट ओर। तो क्रोमाइट ओर की हेल्प से हम लोग किस तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएंगे ये हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं, है ना। क्या फार्मूला होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का तो आपको पहले से ही पता है ना। K2Cr2O7 ये कंपाउंड हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो कहाँ से बनना है? क्रोमाइट ओर से बनना है। क्रोमाइट ओर का फार्मूला क्या होता है? सो दिस इज़ FeO.Cr2O3, ठीक है ना। ये हमारा क्रोमाइट ओर का फार्मूला होता है। इस पर हम डिफरेंट प्रोसेस करके पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हमारे पास में यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें क्या करने पड़ते हैं, तो देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इसको हम फाइनली डिवाइडेड यानी कि पाउडर के फॉर्म में कर लेंगे, है ना। तो क्या होगा? फाइनली डिवाइडेड। दूसरा काम क्या है? इसको हम मिक्स करेंगे क्विक लाइम के साथ में, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा मिक्स्ड विथ क्विक लाइम। क्विक लाइम के साथ में इसको मिक्स किया जाएगा। इसका काम क्या है? ये इसको पोरस कर देगा, है ना। मेक इट पोरस, यानी कि जो हमारा क्विक लाइम है वो इसको पोरस बना देगा। थर्ड जो प्रोसेस है इसमें वो क्या है? इसमें हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में? Na2CO3 के साथ में, यानी कि हीटेड विथ Na2CO3 अप टू रेडनेस, यानी कि जब तक रेड नहीं हो जाता है तब तक हमें इसको हीट करते रहना पड़ेगा। ओके, तो ये सब काम करने के बाद में हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है? तो हमें यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा। हमें मिल जाएगा Na2CrO4, ठीक है। Na2CrO4 नाम का कंपाउंड यहाँ पे हमें मिलेगा। एंड साथ में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा Fe2O3, है ना। तो इन दोनों का यहाँ पे हमें मिक्सचर मिलने वाला है, Na2CrO4 एंड Fe2O3 का, जिसके लिए हम अब आगे क्या करेंगे? फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके, नाउ अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें मिल चुकी हैं, है ना। Na2CrO4 एंड Fe2O3, ठीक है ना। इन दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे? अलग से यहाँ पे हम इनको लिख लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो Na2CrO4 है एंड दूसरा हमारे पास में क्या है? Fe2O3 है। अब आपको पता है कि जो Na2CrO4 है ये क्या है? वाटर सॉल्युबल होता है ना। और जो हमारा Fe2O3 है ये क्या हो जाता है? वाटर इनसॉल्युबल है ना। तो इस चीज़ की हम यहाँ पे हेल्प लेंगे और हम इन दोनों को क्या करेंगे? डिज़ोल्व इन वाटर, ठीक है। डिज़ोल्व इन वाटर में हम इसको डिज़ोल्व करेंगे। उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे? फ़िल्टर, है ना। डिज़ोल्व इन वाटर एंड फिल्टर्ड। देखिए यहाँ पे हर चीज़ सेकेंड फॉर्म में इसलिए लिखी जाती है क्योंकि आप कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में लिखा जाता है ना। जैसे कि लैब मैनुअल में लिखते हैं ना सेकेंड फॉर्म में, उसी तरीके से यहाँ पे आपको हमेशा सेकेंड फॉर्म में ही लिखा हुआ मिलेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में ना। तो उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। आप चाहो तो फर्स्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। तो Na2CrO4, हाँ, इन दोनों को हमने क्या किया है? वाटर में डिज़ोल्व कर लिया है। आपको पता है कि ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल नहीं है। तो जब आप डिज़ोल्व करने के बाद में फ़िल्टर करोगे ना, तो फ़िल्टर करने के बाद में आपको क्या मिलता है? आपको दो चीज़ें मिलती है, रेसिड्यू एंड फिल्ट्रेट, है ना। आपको क्या मिलेगा? रेसिड्यू एंड प्लस फिल्ट्रेट। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर रेसिड्यू में क्या होगा? रेसिड्यू में क्या हो जाएगा? Fe2O3 हो जाएगा एंड फिल्ट्रेट में हमारे पास में क्या हो जाएगा? Na2CrO4 हो जाएगा, है ना। तो रेसिड्यू का तो हमारे पास में कोई यूज़ है नहीं, तो इसको हम थ्रो कर देंगे। हम क्या रखेंगे? खाली हम रखेंगे फिल्ट्रेट, है ना। अब फिल्ट्रेट को हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। फिल्ट्रेट में हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम इसके रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में, है ना। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में। तो जब इसकी रिएक्शन जो है आप कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलने वाला है Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4। ये दो आपको फिर से कंपाउंड्स मिल गए, ठीक है।
तो अब इनको फर्दर आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। इसको कैसे सेपरेट करेंगे? इसको सेपरेट करने के लिए हमें इनकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस पता है। आई मीन इनकी जो सॉल्युबिलिटी है उन दोनों में अंतर होता है। ये क्या होता है, लेस सॉल्युबल होता है ना। ये हमारा जो Na2Cr2O7 होगा, ये होगा लेस सॉल्युबल, ठीक है। एंड ये क्या होगा, ये होगा मोर सॉल्युबल, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिज़ोल्व इन वाटर, डिज़ोल्व इन वाटर, इन वाटर, इन वाटर सिंगल टी है, एंड कूल्ड, है ना, और कूल कर लेंगे वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद में। तो फ़ायदा क्या मिलेगा? फ़ायदा में ये मिलेगा कि जो ये Na2Cr2O7 है ना, Na2Cr2O7 डॉट 10H2O, यानी कि इसके क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। यानी कि ये सॉलिड के फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाएगा या फिर आप क्रिस्टल बना लेगा। तो इसको आप सेपरेट कर लेंगे। और जो Na2SO4 है ये फिल्ट्रेट में रहेगा, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं, तो फिल्ट्रेट आप थ्रो कर देंगे और इसको आप जो है आगे फर्दर प्रोसीजर के लिए भेज देंगे, है ना। तो अब हमारे पास में क्या बन गया है, Na2Cr2O7 बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी रिएक्शन हम करा देंगे KCl के साथ में, जिससे सोडियम की जगह आ जाएगा पोटेशियम। तो अब हमें मिल जाएगा यहाँ पे सोडियम की जगह पे पोटेशियम मिल जाएगा, है ना। और हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा K2Cr2O7 डॉट 10H2O। 10H2O तो हम बाद में भी कवर कर लेंगे, है ना। बट यहाँ पे बेसिकली थिंग क्या है, K2Cr2O7 हमें यहाँ पे मिल जा रहा है ना। प्लस जो अपना सोडियम था वो अपना NaCl के फॉर्म में यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो फाइनली इतने सारे स्टेप से हमको यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल चुका है, ठीक है। अब ये जितने भी रिएक्शंस या फिर जितने भी आपका ये प्रोसीजर्स हुए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, इनकी सबकी अपनी केमिकल रिएक्शंस भी होती होंगी, है ना, क्योंकि रिएक्शन तो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं। तो रिएक्शंस फिर हम यहाँ पे अलग यहाँ से पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, ठीक है, या फिर आपका ये रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, ठीक है। कौन कौन से, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शंस हुई हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे हम क्रोमाइट और ले लेंगे, FeO डॉट Cr2O3, ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा क्रोमाइट और का, है ना। ये सबसे पहले रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ में, है ना। क्या मिलेगा हमें, हमें यहाँ पे मिलेगा Fe2O3 प्लस Cr2O3। मतलब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, बाकी क्रोमियम पे कोई असर नहीं हुआ है, ओके। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे बैलेंस करने वाले हैं। तो आयरन सबसे पहले देखिए, आयरन इधर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमने किया 2, एंड क्रोमियम यहाँ पे हो गया 2 2 या 4 और यहाँ पे है 2, तो ये भी बैलेंस हो गया है। नाउ आयरन हमारा बैलेंस है, क्रोमियम बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है 3 एंड 3 2 या 6, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन है 9। इधर देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला हमारा 2 प्लस 3 2 या 6 और ये यहाँ पे हो गया 8, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन हमें चाहिए, क्योंकि 8 तो हमारे पास में यहीं पे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये फाइनली यहाँ पे 1 ऑक्सीजन हो गया है ना। तो ये सब मैं मिटा दूँ पहले। अब ये 1/2 हटाने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो पूरी इक्वेशन से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखिएगा। तो 4 FeO डॉट Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट 2 Fe2O3 प्लस 4 Cr2O3, है ना। तो ये हमारी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब ये ऊपर वाली इक्वेशन को मिटा दूं ताकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी कम रहे, अदरवाइज़ ये सब रिएक्शन इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे फिर आपको समझ में कम आएंगे, ओके। तो ये पहले इक्वेशन हमारी हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या होगी, आप यहाँ पे देखिए, आयरन ने तो रिएक्शन किया है, ऑक्सीडाइज हुआ है, बट क्रोमियम Cr2O3 पहले भी था अब भी है, तो इस बार हमें इसको रिएक्शन करा देनी है। क्या करना है, Cr2O3 की रिएक्शन हम करा देंगे किससे, Na2CO3 से, Na2CO3
और साथ में हमें ऑक्सीजन भी यहाँ पे लेना है। ओके, क्या मिलने वाला है यहाँ पे? हमें मिलेगा Na2CrO4 है ना, प्लस CO2। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेंगी। इक्वेशन को हमें फिर से बैलेंस करना है। सोडियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्रोमियम यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 है, तो क्रोमियम को यहाँ पे हम करते हैं बैलेंस, तो हमें यहाँ पे क्रोमियम मिल जाते हैं। इस साइड में 2 है, यहाँ पे करिए 2, तो सोडियम 2 या 4 हो गया, तो यहाँ पे आप करिए 2। कार्बन उस बेसिस पे 2 हो गया, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 2। तो कार्बन हमारा बैलेंस हो चुका है, सोडियम बैलेंस हो चुका है, क्रोमियम बैलेंस हो चुका है, बचा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए ज़रा मैं चेक करता हूँ दोनों साइड में किधर कितने ऑक्सीजन्स हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 एंड 3 2 जा 6 प्लस 3 है ना, 3 हमारा ये वाला एंड 3 2 जा 6 ये वाला, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में है 9। इसको मैं भी बाद में देखता हूँ। इधर आएंगे तो 4 2 जा 8, तो ये हो गए, प्लस 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे हुआ हमारे पास में 12 है ना। तो अगर हमें 9 से 12 पे जाना है तो हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए? तो हमें चाहिए 3 ऑक्सीजन्स है ना, और यहाँ पे 2 हैं, तो हम क्या करेंगे ऐसे में? तो 3/2 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गया टोटल। अब फिर से वही काम हम करेंगे है ना, कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई है ना। तो आइए कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से वही है ना, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2Cr2O3 प्लस 4Na2CO3 प्लस 3O2 gives out 4Na2CrO4 प्लस 4CO2 है ना। तो ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन दूसरी मिल गई। अब मैं ज़रा इसको मिटा दूँ ताकि कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाए कम। ओके, तो ये लीजिए, इस इक्वेशन को रखिए यहाँ पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। तो आपको पता है ऐड करने के लिए हमें ऐसा कोई मॉलिक्यूल या फिर सब्सटेंस जो दोनों साइड में है उसे हमें कैंसिल आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे दोनों साइड में कौन है, तो आपको यहाँ पे कौन दिखने वाला है? ये Cr2O3 यहाँ भी है एंड यहाँ भी है, बट यहाँ पे 4 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। तो ऐसे में आप क्या करते हो, इसको अगर मैं पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये 4 हो जाएगा है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? 4Cr2O3 प्लस 8Na2CO3 प्लस 6O2 gives out 8Na2CrO4 प्लस 8 कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। इसको मैं वापस से हटा देता हूँ, ठीक है। और ये लीजिए, ये इक्वेशन हमारी तैयार हो गई है, ठीक है। अब इन दोनों को हम करेंगे ऐड, ठीक। तो ये लीजिए क्या मिल रहा है हमें? यहाँ मिल रहा है FeO, यानी कि 4 FeO डॉट Cr2O3 है ना, प्लस क्रोमियम, इसको तो मैं काट ही देता हूँ है ना। ये दोनों साइड है, 4Cr2O3 यहाँ भी है, 4Cr2O3 यहाँ भी कट, ठीक है। देन अब आइए इधर हमारे पास में, इधर है 8, ये हमारे पास में है 8Na2CO3 है ना, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 6 एंड 1 यानी कि 7O2 है ना, गिव्स आउट क्या क्या मिल रहा है? Fe2O3 यानी कि 2 Fe2O3 प्लस ये 8 Na2CrO4 प्लस 8 कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो ये हमारी इक्वेशन जो है ओवरऑल यहाँ पे हुई, जो फर्स्ट स्टेप की रिएक्शंस है, फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन है। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन है। देन इसके बाद भी और भी रिएक्शंस हमारे पास में हुई थी, जैसे कि आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराई थी है ना। तो आइए वो भी हम देखते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जो रिएक्शन हुई थी वो हुई थी Na2CrO4 के साथ में है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Na2CrO4 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 क्या मिलेगा? यहाँ पे मिल जाएगा Na2Cr2O7
प्लस Na2SO4 प्लस H2O, इतना मिलेगा। बैलेंस हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्रोमियम देखिए बैलेंस हो गया, है ना। देन सोडियम यहाँ पे कितना है, 2 2 4 है, यहाँ पे 4 है, बैलेंस ऑलरेडी। हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन चेक कर लेता हूँ, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 2 8 ये, और ये तो सल्फेट के अंदर ही चले गए, तो इसमें हमें अलग से काउंट नहीं करना। तो 4 2 8 ऑक्सीजन इधर है, 7 ये और ये 8, यानी कि रिएक्शन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो एक ये रिएक्शन हो गई। एंड जो लास्ट रिएक्शन थी हमारी वो एक्सचेंज हो रहा था, तो उसमें कुछ है नहीं, है ना। जो हमारा Na2Cr2O7 की रिएक्शन हमने कराई थी KCl के साथ में, तो इसने एक्सचेंज कर लिया था, यानी कि K2Cr2O7 प्लस ये अपना NaCl। तो इस तरीके से जो प्रिपरेशन की रिएक्शंस हैं हमारी वो ये हैं। उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।